शुरू मेरे हिसाब से आतमजीत सिंह साहब आप ये पहले तो पूरा ये बताइए कि ये गेहूँ जो कहा जा रहा है कि कम है, इस बार पैदावार कम हुई है, तो पूरा सिनेरियो क्या है? एक उसका खाका खींच दीजिए फिर हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएँ। आतमजीत सिंह साहब। जी। बहुत-बहुत नमस्कार सतीश झा साहब, संदीप पांडे जी। आप सीनियर लोग, पैनलिस्ट लोग हैं, हम लोग तो आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। जहाँ तक देखिए व्हीट क्राइसिस का सवाल है, ये व्हीट क्राइसिस जो है, ये यूक्रेन की और रशिया की लड़ाई के चलते शुरू हुआ। क्योंकि रशिया का करीब 30% शेयर है व्हीट वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट में। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, इजिप्ट वगैरह को, मोरक्को वगैरह को ज़्यादातर रशिया से ही सप्लाई जाती है। दूसरा बड़ा कंट्री है अर्जेंटीना, फिर कनाडा, यूएसए। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 5% में हमारा नाम आता है। वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का टोटल शेयर जो है व्हीट एक्सपोर्ट का 5% का है, उसमें इंडिया का 0.5 या 1% शेयर है व्हीट एक्सपोर्ट। क्योंकि हम लोग की अपनी कंजम्पशन इतनी है, हम लोग की अपनी प्रॉब्लम्स इतनी है कि हम लोग एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में कभी भी आगे पहुंच ही नहीं पाए। जब भी एक्सेस प्रोडक्शन होती है, वो आपको याद होगा पहले पाकिस्तान प्याज भेजा जाता था, जब यहाँ पे 60 रुपए किलो हो जाता था तो फिर उसको एक्सपोर्ट को बैन कर दिया जाता था और सडनली प्याज के दाम 80 रुपए 100 रुपए पहुंच जाते थे। तो हमारी एग्रीकल्चरल पॉलिसी जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। और यही वजह है कि जब अप्रैल 11 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अगर WTO चाहे तो हम वीट सप्लाई पूरे वर्ल्ड को कर सकते हैं, वो एक कहीं तरह से जुमला था। क्योंकि वीट एक्सपोर्ट जो है वो एक कार्यरत तरीके से होती है। आपको पहले ये आकलन करना होता है कि आपकी प्रोडक्शन कितनी होगी पूरे साल की, उसमें फिर आप कितना उसको, आपको इन हाउस अपने पीडीएस सिस्टम के लिए कितना चाहिए, फिर आप स्कीम निकालते हैं, मिड डे स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, अनंतोदय अन्न योजना है, उसकी एलोकेशंस होती हैं। उसकी एलोकेशंस के बाद जब आपको लगता है कि आपके पास सरप्लस है तो आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं। ये एक तरीका है काम करने का। और जहां तक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात है, जैसे ही वीट के दाम जो है शिकागो एक्सचेंज में मैंने कि जैसे बताया $409 रेट चला गया, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव हिंदुस्तान पे ये पड़ा कि वीट एक्सपोर्ट में ऑर्डर्स आने लगे इजिप्ट से और कंट्री से 2700 रुपए टन कुंटल के हिसाब से। मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में बताऊंगा। और जो एमएसपी का रेट है वो 2015 रुपए कुंटल। क्योंकि एमएसपी किसानों को मिलती है, कभी नहीं मिलती, पर इस बार वीट की इंटरनेशनल दाम बढ़ने से, अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ने से जो है वो मध्य प्रदेश में, क्योंकि सबसे पहले प्रोडक्शन कंप्लीट होती है, तो मध्य प्रदेश में मार्च में से अप्रैल तक खरीद खत्म हो जाती है। और बाकी पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ के जितने एरियाज हैं जहां वीट की प्रोडक्शन ज्यादा है, वहां पे ये मई 31 तक मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो परचेज हो जाती है। सरकार का नॉर्मल जो एक आप कहिए कि जो बेस होता है वो ये होता है कि कैरी फॉरवर्ड जितना भी उनके पास बफर स्टॉक होता है उससे ज्यादा वो खरीदते हैं। पर इस बार ये पहली दफा है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो बफर स्टॉक जो है वो खरीद से भी कम है। मतलब खरीद जो है बफर स्टॉक से भी कम है, क्योंकि कोरोना के चलते 55 मिलियन टन जो है गेहूं है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 81 करोड़ 35 लाख लोगों को मुफ्त मुहैया कराई गई। 5 किलो राशन अनंतोदय योजना में, जैसे कि संदीप पांडे जी ने बताया, 7 लोगों का एक फैमिली बनता है, उसमें 35 किलो राशन उनको जाता है। मोटा अनाज 2 रुपए 1 रुपए, उस तरह से पीडीएस के सिस्टम बने हुए हैं जिस तरीके से वो फैमिलीज को प्रोवाइड करते हैं। अब चूंकि 2 साल ये कोरोना के फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में निकल गए, उससे पिछले साल 55 मिलियन टन गेहूं बटी। इस साल जो पिछला गया है मार्च तक 51 मिलियन टन गेहूं बढ़ गई। तो अब गेहूं का स्टॉक हमारे पास करंट जो स्टार्टिंग था वो 18.9 मिलियन टन था, मतलब 189 लाख मेट्रिक टन ही माल हमारे पास था। तो गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया था कि वो 44 मिलियन मेट्रिक टन, 440 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदेंगे बाजार से। पर चूंकि उनको प्रोडक्शन का आइडिया नहीं था, शिवलिंग की वजह से इस बार जो है हीट वेव 15 मई के बाद ही सडनली शुरू हो गई। तो जो प्रोटीन और स्टार्च जिससे गेहूं का वेट गेन होता है, जिससे उसका गेहूं का पूरा पूरा ठीक तरीके से वो निकलती है, तो इस बार उसको टाइम ही नहीं मिला। इसलिए शिवलिंग की वजह से वो गेहूं की प्रोडक्शन जो है वो 20% से 25% ड्रॉप हो गई। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, इन सब एरियाज में जो वीट बॉल कहा जाता है, इसमें गेहूं की प्रोडक्शन कम हो गई। तो सरकार की जो सोर्सिंग थी वो मात्र 18 लाख मेट्रिक टन पे 18 मिलियन मेट्रिक टन, मतलब 180 लाख मेट्रिक टन पे जाके फंस गई। तो अब प्रॉब्लम यह है कि बफर स्टॉक इनको मिनिमम 7 साढ़े 7
मिलियन टन का चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के बाद दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। फ्लोर मिल्स को सप्लाई इनको देनी पड़ती है, नहीं तो फ्लोर मिल्स में जो आटा है वो महंगा बिकना शुरू हो जाए, क्योंकि प्राइस कंट्रोल करना पड़ता है। ये एक ऐसी आइटम है कि आप थाली में किसी की रोटी छीन लेंगे तो बेचारा खाएगा क्या? वो वही उसका कार्बोहाइड्रेट्स है और वही उसकी जीवन यापन करने का तरीका है। तो अब चूंकि सरकार के पास 37.5 मिलियन टन ही बचा, जैसे कि मैंने आपको बताया 18.9 ओपनिंग स्टॉक था, 18 की सोर्सिंग हुई और करीब 7.5 मिलियन टन की उनको बफर स्टॉक, तो 37.5 में 7.5 निकाल दीजिए, 30-31 मिलियन टन उनके पास बचता है। अब हम आ जाते हैं स्कीम्स पे। अब स्कीम्स में आप समझिए कि जिस तरीके से उसकी एलोकेशंस होती है, कम से कम 25 से 26 मिलियन टन तो खाली पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन में चाहिए, और करीब 5.5 से 6 मिलियन टन चाहिए आपको ये जो अप्रैल से सितंबर की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है। तो कुल मिलाकर एलोकेशंस जो थी वो, अब राइस, जहां तक पैडी की बात है, राइस की बात है, राइस का स्टॉक हमारे पास 55 मिलियन टन है। तो सरकार ने क्या किया कि 10 स्टेटों में, जैसे कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी एंड तमिलनाडु, इन 10 स्टेटों में एलोकेशन जो है वो 60% कम कर दी कि राइस जो है 55 मिलियन टन हमारे पास पड़ा है, 15 मिलियन टन का बफर स्टॉक होता है, तो उसको 35 मिलियन टन को राइस को जो है वीट से डिस्प्लेस कर दो। तो इस वजह से वो 60% एलोकेशन उन्होंने कम की, और उससे करीब 57% लोग, मैं जैसे बताया आपको, टोटल लाभार्थी हैं 81 करोड़ 35 लाख, उसमें 55 करोड़ 14 लाख लोगों को डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा कि उनको अब गेहूं की जगह चावल मिलेगा पीडीएस में। तो एलोकेशन ऑटोमेटिकली जो पीडीएस की है वो 15 मिलियन टन से 15.36 लाख मिलियन टन से जो है वो 9.39 लाख मेट्रिक टन हो जाएगी। तो मतलब सीधा सीधा 6 लाख मेट्रिक टन का फायदा उनको यहाँ हो जाएगा, क्योंकि सेविंग्स उनको करनी है। तो मतलब अब गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि उनका स्टॉक ही 30 मिलियन टन का है, तो उनको अब 60 मिलियन टन की सेविंग करनी है, क्योंकि टोटल कंजम्पशन जो है वो कहीं 75 टू 80 मिलियन टन है पूरी वीट की, सारी एलोकेशन मिला के, प्राइस कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएस, गवर्नमेंट की स्कीम अन्नोदया, मिड डे मील्स, सब कुछ मिला के। तो अब हुआ क्या कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने हैफेजर्ड वे में एक्सपोर्ट को बंद किया, तो जाहिर सी बात है जब एक्सपोर्ट बंद करेंगे तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट, जो ट्रक भर के जा रहे थे, अब मैं आपको बता दूं कि आज की खबर बता दूं, 4 लाख मेट्रिक टन गेहूं जो है वो सिर्फ मध्य प्रदेश का पोर्ट पे खड़ा हुआ है। वो पोर्ट पे खड़ा हुआ है, उसको लेने वाला कोई नहीं। ट्रक रास्ते में खड़े, उनको पता नहीं किस तरफ जाना है, वापस ट्रेडर के ठिए पे जाना है या पोर्ट जाना है। तो कई ट्रक तो सड़क पे खड़े हो गए रास्ते में। उसके बाद 4000 वीट लेडन ट्रक, जैसे आपको मैंने बताया, क्यू में खड़े, उनको पता ही नहीं है कि उनको वहां माल लोड करना है या उनको अनलोड करना है, या लोडेड माल वो वापस लेके जाएंगे। 4 शिप्स जो हैं वो हाफ लोडेड खड़े हैं, उनके पास कोई परचेज ऑर्डर नहीं है, कोई सेल ऑर्डर नहीं है जिससे कि वो माल शिप किया जा सके। तो एक बड़ा ही, जैसे डिमोनेटाइजेशन में एक रात को 8 बजे कह दिया गया कि आज के बाद जो है 500,000 के नोट जो है मान्य नहीं रहेंगे, वैसे ही कुछ ऐसा यहाँ पे हो गया। अब उसकी वजह से उसका डायरेक्ट इफेक्ट मंडे को क्या हुआ, सोमवार को राजस्थान में जो गेहूं 2300 2350 रुपए में प्राइवेट ट्रेडर किसान से खरीद रहा था, वो सीधा सीधा रेट 200 से 250 रुपए गिर गया और वापस 2000 रुपए पे आ गया। मध्य प्रदेश में पंजाब में और हरियाणा में सीधा सीधा 150 से 200 रुपए रेट कुंटल गिर गया। तो मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जो पेजेंट्री है हमारी देश की, जो किसान है हमारे देश का, जो गरीब है हमारे देश का, उसके ऊपर लाठी पड़ी कि भैया अब तो एफसीआई के पास स्टॉक कम पड़ गया है, पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास माल नहीं है, तो हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो जो बीच का ट्रेडर है, प्राइवेट प्लेयर है, वो बीच में खरीदेगा नहीं। हालांकि होना ये चाहिए था कि जितने भी किसान थे जिनकी सोर्सिंग 2015 रुपए पर कुंटल में हो रही थी, उनको 200 से 250 रुपए एडिशनल बेनिफिट दिया जाना चाहिए था सरकार के द्वारा कि भाई अगर माल आपका 2700 रुपए एफओबी जा रहा है, 2700 रुपए कुंटल एफओबी जा रहा है, तो आप कम से कम किसान को तो 2300 2350 रुपए दे ही सकते हैं। 150 रुपए अपनी ट्रांसपोर्टेशन रख लीजिए, 200 रुपए पे एक्सपोर्टर का प्रॉफिट रख लीजिए। पर यहाँ होता क्या है कि प्राइवेट प्लेयर्स का जो प्रॉफिट है वो असीमित है, और जो किसान के जेब में जा रहा है, जिससे उसको बीज खरीदने हैं, उसको अब पैडी की सोइंग शुरू हो जाएगी। अब पैडी की सोइंग में या राइस की सोइंग में गवर्नमेंट कहती है कि जून 3 के बाद शुरू करिए, क्योंकि गर्मी का टाइम होता है, वाटर टेबल लो होता है, पानी की सख्त जरूरत होती है और बिजली की भी कमी होती है। तो वो सोइंग पीरियड अगर वो डिले करते हैं तो मॉइस्चर पैडी में रह जाता है, फिर वो पैडी खरीदी नहीं जाती, परचेजिंग नहीं हो पाती उसकी एपीएमसी मंडियों द्वारा, क्योंकि वो मॉइस्चर चेक करते हैं। तो अब वो पैडी की सोइंग भी डिले कर रहे हैं और वीट का प्राइस भी किसान को नहीं मिल रहा, तो किसान मरेगा, जाएगा कहाँ? तो ये बात है, सरकार की जितनी भी पॉलिसीज हैं वो सोची समझी नहीं है। अब इस वजह से 6% प्राइस जो है मार्केट में सडनली गिर गई।
आज खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि हम लोग जो है सिलेक्टिव एक्सपोर्ट, कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू रखेंगे। मैं आपसे जरा एक चीज पूछ लूं, ये बताइए, जब ये पूरी दुनिया की समस्या, हम लोगों को बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया की समस्या है, यूक्रेन में युद्ध हो गया है इसलिए सबको दिक्कत है, तो पूरी दुनिया में समस्या है तो हमसे बड़ा देश तो चीन है, तो हमारे यहाँ अगर हम लोग इतने बेचैन हैं, आटा भागा जा रहा है कहाँ कहाँ, तो चीन तो हमसे ज्यादा बेचैन होगा। चीन में क्या हो रहा होगा? वहां तो लोग खाना बंद कर दिए होंगे अब तक। देखिए, फूड इन्फ्लेशन को समझने के लिए आपको इस देश में खाद की रिक्वायरमेंट क्या है, कितना इंपोर्ट होता है, कितना एक्सपोर्ट होता है, इसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। फिर मैं चीन पे आता हूँ। तो जहां तक पाम ऑयल की बात है, मई 13 2014 से मई 13 2022, जितने भी साल बनते हैं ये, इसमें पाम ऑयल जो है उसका रेट जो है पैकेट ऑयल का 68 रुपए 50 पैसे से 160 रुपए केजी हो गया। सनफ्लावर ऑयल जो 90 रुपए मिलता था 2014 मई 13 को, मई 13 2022 में उसका दाम 190 रुपए 75 पैसे पर किलो हो गया। सोयाबीन का तेल सोयाबीन जो 77 रुपए किलो मिलता था वो 170 रुपए किलो हो गया। पाम क्योंकि इंडोनेशिया से इंपोर्ट होता है और लॉकडाउन में लेबर इस बार इंडोनेशिया में पहुंची नहीं, तो इस वजह से पाम ऑयल की कमी हुई। पाम ऑयल का उन्होंने एक्सपोर्ट इंडोनेशिया ने बंद कर दिया। इसकी वजह से पाम ऑयल में हम लोगों को 3 गुना प्राइस का इजाफा मिला। और ये जो प्राइस इंक्रीज मैं आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम प्राइस इंक्रीज पिछले 3 सालों में हुआ है। मतलब जो प्राइस इंक्रीज मैंने आपको बताया 68 रुपए से 160 रुपए, इसमें 110 से 160 रुपए पिछले 3 साल में हुआ। उसी तरीके से सोयाबीन जो है वो अर्जेंटीना और ब्राजील से आती है, क्योंकि साउथ अमेरिका में इस बार हीट वेव के चलते सोयाबीन की प्रोडक्शन कम हो गई, इसलिए सोयाबीन का रेट 77 रुपए से 170 रुपए हो गया। सनफ्लावर क्योंकि यूक्रेन और रशिया से आता है, इस वजह से यूक्रेन रशिया वॉर के चलते वहां से सनफ्लावर हमारा जो ऑयल है वो आना बंद हो गया। इस वजह से सनफ्लावर ऑयल की जो रेट है वो 90 रुपए से 190 रुपए। कड़वा तेल, क्योंकि सरसों जो है उसकी इंडिजिनियस प्रोडक्शन इस तरह से कम थी, उसको बढ़ाया भी गया, तब भी 6850 रुपए उसका रेट मंडी में मिल रहा था। इस वजह से 190 रुपए से 200 रुपए केजी तक कड़वा तेल का रेट गया है। तो ये सब चीजें हैं कि हिंदुस्तान में जो कंजम्पशन है वेजिटेबल ऑयल की वो करीब 22.5 से 23 मिलियन मेट्रिक टन है, और जिसमें से खाली 15 मिलियन मेट्रिक टन इंपोर्ट होता है। मतलब हमारी जो खुद की प्रोडक्शन है वो हमारी कंजम्पशन से सिर्फ 20 या 30% है, 70% इंपोर्ट होता है। दूध की बात ले लीजिए, दूध में पिछले 8 साल में पहले अमूल क्या करता था कि 2 रुपए रेट बढ़ाता था हर दूसरे तीसरे साल, अब हर साल रेट बढ़ रहे हैं। पिछले 8 सालों में दूध का क्यूमुलेटिव प्राइस जो है वो 12 रुपए पर लीटर बढ़ गया। तो इसको अगर हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जिसको बोलते हैं CAGR, 4% CAGR बढ़ा है दूध में। चीनी 36 रुपए से 42 रुपए किलो हो गई है, CAGR उसका 1.95% बढ़ा है। चावल 24 रुपए से 31 रुपए 50 पैसे, CAGR, छोटा चावल बासमती नहीं, CAGR उसका 3.46% है। और आटा गेहूं जो 18.5 रुपए किलो था मई 13 2014 को, उसका रेट बढ़ के पहले 32 रुपए हुआ, और अब क्योंकि एक्सपोर्ट के चलते उसकी डिमांड ज्यादा आ गई तो आज की डेट में 36 से 38, 34 से 36 रुपए खुला आटा है, और ब्रांडेड आटा 39 रुपए से 48 रुपए। साउथ वाले अगर आप स्टेट्स में चला जाए तो 50 के पार है, कहीं 50 है, कहीं 52 है, बेंगलोर में शायद 54 है। तो ये रशिया वॉर, पाम ऑयल इंपोर्ट का इंडोनेशिया से ना आ पाना क्योंकि लेबर टाइम पे वहां काम नहीं कर पाए, साउथ अमेरिका की लो सोयाबीन प्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मेजर कॉज है फूड इन्फ्लेशन। क्योंकि हमारे देश में ये बताया जाता है कि हमारा देश $50 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है, ये नहीं बताया जाता कि उसमें $40 बिलियन का तो खाली इंपोर्ट होता है, और ये इंपोर्ट इन्हीं चीजों का होता है जो मैं आपको बता रहा हूं। और उसके बाद अब आप बताइए कि जब कृषि होती है, उस कृषि के मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? आपको खाद चाहिए, आपको बीज चाहिए, आपको पानी चाहिए, और आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए उस फसल को उगाने के लिए। अब जहां तक एनुअल कंजम्पशन हमारी खाद की, यूरिया की, DAP की और चीजों की, MOP की है, वो करीब हमारी रिक्वायरमेंट है 354 लाख मेट्रिक टन, जिसमें खाली 200, अपने डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेटा हो जाता है। हमारा ओपनिंग स्टॉक सिर्फ 125 लाख मेट्रिक टन है, हमारी रिक्वायरमेंट का सिर्फ 30%। 70% हम इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो फॉस्फोरिक एसिड हो, चाहे वो पोटैश हो, चाहे वो रॉक एसिड, मतलब कुछ जितनी भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर हमें 250 लाख मेट्रिक टन की कमी पूरी करनी है, जैसे मैंने आपको बताया ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 1.25 लाख मेट्रिक टन का है, 125 लाख का, और अगर हमको 254 लाख मेट्रिक टन माल बनाना है तो उसके लिए हमको सामान भी चाहिए। भाई मोरक्को से भी सामान चाहिए, चाइना से पोटैश आता है,
और फॉस्फेरिक एसिड आता है। अगर चाइना से माल नहीं मिलेगा तो हम कहां से खाद बनाएंगे, डीएपी बनाएंगे, एमओपी बनाएंगे, हम कितना भी लो सल्फ्यूरिक एसएसपी पे चले जाएं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब खाद टाइम पे किसान को नहीं मिलेगी, आप कहेंगे पैडी की जो फसल है उसको आप डिले कर दीजिए, और आप हर चीज पे हम कहेंगे हम सब्सिडी। अच्छा, हमारे यहाँ खाद में प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है। फर्ज कीजिए मैं खाद का इंपोर्टर हूं, मैं यूरिया इंपोर्ट करता हूं या मैं डीएपी इंपोर्ट करता हूं, और मैं डीएपी इंपोर्ट करता हूं, फर्ज कीजिए आज इंटरनेशनल मार्केट में $990 पर टन का रेट है। अगर उसको इंडियन रुपीस में हम कन्वर्ट करें तो 80 से 85 हजार रुपए टन का रेट है। अब डीएपी पे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी सरकार की 65,000 रुपए पे तय है। अब 65,000 रुपए पे अगर वो 15,000 सब्सिडी दे भी देती है और उसमें 5% जीएसटी और ट्रांसपोर्टेशन, बैगिंग, सब कुछ लगा लीजिए कि बैग में भी डालना है, ट्रांसपोर्ट भी करना है, 5% जीएसटी देना है, ट्रांसपोर्टेशन सब मिला के लेडन कॉस्ट, ऑन लेडन डिलीवरी कॉस्ट मैन्युफैक्चरर को 1,10,000 रुपए पड़ती है डीएपी पर टन। और सरकार जो है आपको 15 से 20,000 रुपए टन का ही आपको न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी देती है, वो भी कि आप प्रॉमिस टू पे, और 65,000 रुपए के रेट पे वो तय करती है। तो ये जो 35-40 हजार रुपए का लॉस है, ये क्या मैन्युफैक्चरर बियर करेगा? वो तो कहेगा माल मेरे पास पड़ा है, जब तक सरकार मुझे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी नहीं देती मैं मार्केट में बेच ही नहीं सकता, रिटेल ही नहीं कर सकता, ना होलसेलर को दे सकता हूं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं कि या तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी खत्म कीजिए, आप सरकार ये कहे कि इंपोर्ट सारा हम करेंगे और हम इस रेट पे माल बेचेंगे। किसान को पता ही नहीं है उसको डीएपी किस रेट पे मिलनी है, उसको पता ही नहीं है कि यूरिया किस रेट पे मिलना है, उसको ये भी नहीं पता कि बीज किस रेट पे मिलना है। किसान ही एक अकेला व्यवसाय है जिसमें उसको सब कुछ कैश पे खरीदना है, और उसको उसकी ना एमएसपी तय है ना एमआरपी तय है। आज एक्सपोर्ट में मान लीजिए 2700 रुपए रेट गेहूं का एफओबी मिल रहा है कांडला पोर्ट पे, तो किसी किसान को ये नहीं कहा जाता कि चलो यार मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 200 रुपए, तुमको मैं 2500 रुपए देता हूं, क्योंकि तुम्हारा खर्च भी होता है, क्योंकि आने वाला समय में तुम्हें डीएपी खाद सब कुछ महंगा पड़ेगा, बीज महंगा पड़ेगा, पानी महंगा पड़ेगा, बिजली महंगी पड़ेगी, तो तुम सर्वाइव कैसे करोगे? किसान के बारे में वही चीज है, हम लोग छोटे लोगों का, डाउन द पिरामिड लोगों का शोषण करते हैं और मिडिल क्लास को खुश रखते हैं प्राइस कंट्रोल करके, चाहे उसमें सरकार का कितना भी बजट लग जाए। अब मैं आपको इसी सब्सिडी की जो बात बता रहा था, मैं आपको उसका मोटा मोटा तौर पे बता देता हूं कि फर्टिलाइजर सब्सिडी जो पिछले वित्तीय वर्ष में 1,62,000 करोड़ रुपए थी, इस वित्तीय वर्ष में इट विल क्रॉस 2.5 लाख करोड़। और वो पैसा कहां से आएगा? रिवाइज बजट का। सरकार के पास बजट ही नहीं, ना उनके पास पैसा है, तो कहीं ना कहीं वो निकलेगा किसान के खून पसीने की कमाई से। मिडिल क्लास को खुश रख के और सरकार ये चलती रहेगी, राम का नाम लेगी, बस ऐसे काम चल रहा है। तो वो एक पॉलिसी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, फर्टिलाइजर्स हो, इंपोर्ट ऑफ मटेरियल हो, अगर एमएसपी 23 क्रॉप्स में मिलनी शुरू हो जाए तो क्या सनफ्लावर या सरसों या ऑयल सीड्स, आपको मैं एक और बात बताता हूं, हमारी एनिमल फीड होती है, एक एनिमल फीड होती है, इसको हम ऑयल मील कहते हैं, जो एनिमल फीड होती है, एनिमल फीड के हम नेट एक्सपोर्टर थे 2 साल पहले तक। आज हम $600 मिलियन का खाली ऑयल मिल इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हम नेट एक्सपोर्टर हुआ करते थे। ये सब बातें गंभीर हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं लगता। अखबार की सुर्खियों में ये चीजें होती, सुर्खियों में तो छपती नहीं है, अंदर के पेजों में होती हैं। अगर आप उसको डेटा माइन नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे लगेगा इस देश में क्या हो रहा है? तो सच्चाई बताना बहुत जरूरी है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा बारीक इंफॉर्मेशन अपने हम श्रोताओं को दें, ताकि वो इंफॉर्मेशन आगे ट्रैवल करे, सरकार से वो सवाल पूछे जाएं कि भैया हम नेट एक्सपोर्टर से हम इंपोर्टर कैसे बन गए, कहां पॉलिसी में कमी है, ये चीज। आतंकी सिंह साहब, एक आपने जल्दी से बहुत संक्षेप में उत्तर दे दीजिए। हमें इसमें खुशी होती है ना कि पड़ोसी के यहाँ अगर ज्यादा हमसे खराब हालत है तो हमें खुशी होगी, तो चाइना में कितनी भुखमरी है जरा बता दीजिए तो हम और कुछ। चाइना ने पिछले 2 साल में अपनी फूड सिक्योरिटी में उनके पास राइस और जितने भी खाद का सामान है 18 महीने से लेके 36 महीने तक का उनके पास स्टॉक है। चाहे वो ऑयल, कुकिंग ऑयल का हो, चाहे वो राइस का हो, चाहे वो पैडी का हो, चाहे वो व्हीट का, किसी भी चीज को आप ले लीजिए, चाहे वो ओट मील्स का हो, उनकी फूड सिक्योरिटी 2 से 2.5 साल की उनके पास पड़ी हुई है, चाहे वो ऑयल, चाहे वो आपका ये क्या कहते हैं पेट्रोल डीजल का हो। So they have enough energy security, they have enough food security. Prices ऊपर चले जाएं, नीचे चले जाएं, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना will always be the net exporter. हमारे देश में आज की डेट में जो हम कहते थे कि वी आर द व्हीट बॉल
ऑफ हम वीट बॉल बनने की कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड का, हमारी अपनी सिक्योरिटी अगले 6 महीने की नहीं है। मतलब आज हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास गेहूं इतनी है कि अक्टूबर तक हम सर्वाइव कर सकते हैं। बाकी ऑयल्स और सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल तो आप भूल जाइए। मान लीजिए कल को सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट अगर रुक गया तो यहाँ पे 600 रुपए किलो लीटर आप तेल खरीदेंगे, और छुपा छुपा के, जैसे नींबू में आपने देखा। तो इसका मूल कारण क्या है, मैं जल्दी से आपको ये भी बता देता हूं। जब से ये फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू हुई है कमोडिटीज में, इंटरनेशनल मार्केट्स में, कुछ माफिया टाइप लोग, गिरोह लोग इसकी ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, और इसकी कमी और बढ़ाई कि किस चीज की कमी पेश कर दो कि वो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ जाएं। प्रोडक्शन में इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी ट्रेडिंग में है। ये कुछ माफिया हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में और हमारे देश में भी, जो होर्डिंग करते हैं, जो 10 रुपए की चीज जब तक 50 रुपए की ना हो जाए वो बेचते नहीं है, और उनपे कोई क्रैकडाउन भी नहीं होता है। तो मेन चीज ये है, अगर ये मिडिल मैन जो बीच के लोग हैं, जो ये ट्रेडर्स हैं, जिस तरीके के प्राइसेस को उछालते हैं कि आज मूंग उछल गई, कल अरहर गिर गई, आज चावल उछल गया, कल गेहूं गिर गई, ये फॉरवर्ड ट्रेडिंग का कमाल है। अगर इसको आप एज ए इंडस्ट्री मैनेज करेंगे, उसका स्टॉक मेंटेन करेंगे, प्रोडक्शन लाइनअप करेंगे कि कितना प्रोड्यूस करना है, कितनी कंजम्पशन है, तो बहुत सुधार हो सकते हैं। हमारे देश में तो सबसे बड़ी बात है 55 करोड़ लोग कृषि से संबंधित हैं। 140 करोड़ जनता में 55 करोड़ लोग या तो मजदूरी करते हैं, या खेतीहर किसान है, या बटाईदार किसान है, या उनके पास जमीन है, या वो मेहनत मशक्कत करके जानवर पालते हैं, कुछ भी करते हैं। 55 करोड़ लोग जो हैं, 20 करोड़ फैमिलीज डायरेक्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अगर इसी में रिफॉर्म्स हो जाएं एग्रीकल्चर के, तो हमारी 80% प्रॉब्लम जो है डिमांड साइड की सॉल्व हो जाएगी, लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा और जीडीपी इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी। इस तरह सरकार नहीं सोचती जी। पिछले 8 साल में ये फ्लक्चुएशन पिछले 3 साल में ज्यादा हुई है, और क्योंकि एक हमारे दर्शक है इंदर सिंह जी ने बहुत बढ़िया बात की उन्होंने, कि जब तक एसेंशियल आइटम्स को ट्रेडिंग कमोडिटी में रखा जाएगा ये सब होगा। इसी 3 काले कानूनों के लिए हम लड़े थे, कि एक तो उन्होंने कहा कि असीमित भंडारण की परमिशन दे दी थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक तरफा कर दिया था कंपनीज को, और एफपीओस को और सीड प्रोवाइडर्स को डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फार्मर्स के साथ। जाहिर सी बात है, फार्मर बेचारा इतना पढ़ा लिखा नहीं है, ना उसको लीगल कॉन्ट्रैक्ट पता है, उनको दबाने। और तीसरी जो चीज थी क्या नाम है, फार्म बिल्स की, कि उसमें आप कितने भी प्राइस पे प्राइवेट मंडीज को बेचेंगे, उसमें कोई मंडी फीस नहीं होगी, कोई उसमें और चीजें नहीं होंगी। तो एक प्राइवेटाइजेशन का एक पूरा तरीका था वो। जैसे आपको याद होगा शरद पवार के समय का आया था टमाटर अनियन का प्राइस और दूध का, और उस समय भी यही सेम प्रॉब्लम्स 2007-8 की में भी आई थी जब इन्फ्लेशन हुआ था। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो वर्ल्ड प्राइसेस हैं एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के, वो साइक्लिकल होते हैं। 2007-8 में भी एक बार ऐसे ही प्रॉब्लम आई थी कि गर्मी के चलते या प्रोडक्शन के चलते कई जगह प्रोडक्शन नहीं हो पाई, तो प्राइस सडनली बढ़ गए थे। ये एफपीओ एक इंडेक्स बनाता है, वर्ल्ड प्राइस फूड इंडेक्स बनता है, उसका वो एक बेस रखा गया है 2014-15 का 100 पे। तो अगर वो 90 होता है तो इसका मतलब है कि वर्ल्ड प्राइसेस फूड के जो है वो कम है, और अगर वो 100 से ऊपर रहेगा, 120, 130, 140 रहेगा, तो इसका मतलब है कि उसमें बहुत ज्यादा आग लगी हुई है। आज की डेट में क्योंकि सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हो गए, कोरोना में 2 साल का लॉकडाउन रहा, लेबर काम पे पहुंच नहीं पाई, वर्ल्ड ओवर ये प्रॉब्लम है। लॉकडाउन्स रहे तो प्रोडक्शन नहीं हुई, पाम ऑयल की प्रोडक्शन नहीं हुई, सरसों की सनफ्लावर ऑयल की प्रोडक्शन नहीं हुई, फैक्ट्रियां नहीं चली, 1.5 साल काम बंद रहा, तो ऑब्वियसली बात है सप्लाई कंस्ट्रेंट के चलते पैसा पड़ा। अब वो वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स में फूड प्राइस इंडेक्स जो है उसका जो मापदंड है वो 135 पे पहुंच गया। तो जाहिर सी बात है कि जहां पे वो माल अवेलेबल है, वो तुरंत प्राइवेट ट्रेडर को जहां माल मिलेगा वो खरीद के बेचेगा। वो कहेगा भाई यहां पड़ी है गेहूं, फटाफट एमपी से उठाओ और बेच दो, इससे पहले गवर्नमेंट रेगुलेट करे। गवर्नमेंट सोती है या जान के सोती है कि एसेंशियल आइटम, जब उनको पता है कि उन्होंने एक स्कीम निकाल रखी है कि अगले 10 महीने उनको फ्री राशन देना है, या उनके पास 80 करोड़ 81 करोड़ 35 लाख लाभार्थी हैं जिनको अगर राशन पैसे से या फ्री में नहीं मिला तो उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जॉब्स तो जनरेट नहीं कर पा रहे ना। आप भी जानते हैं कि 2 करोड़ जॉब्स का वादा किया गया था 2014 जब सरकार आई थी मोदी जी की। आज 2022 में 12.5 करोड़ नौकरियां चली गई, और विमेन फोक में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सिर्फ 10% लोगों को नौकरियां मिली, 90% औरतें जो हैं वो घर बैठी हैं, उनके पास काम ही नहीं है करने के लिए। जब आदमी के पास काम नहीं होगा, आप नौकरी जनरेट नहीं कर सकते, इंडस्ट्री प्रोडक्शन जनरेट नहीं कर सकते, और कैपेसिटी के बिलो प्रोडक्शन हो रही है, तो ऑब्वियस जाहिर सी बात है फैक्ट्री ओनर्स भी जो है वो नुकसान में काम कर रहे हैं। तो आप उनको कम से कम राशन तो मुहैया कराएंगे ना, नहीं तो वो भूखे मर जाएंगे। फूड सिक्योरिटी
ये दायित्व सरकार का है। हेल्थ, फूड एंड एजुकेशन, फूड के लिए एनएफएसए बना है, राइट टू एजुकेशन हमारे संविधान में है, और राइट टू लिव है। अगर वो राइट टू लिव, डिग्निटी और राइट टू फूड और अगर राइट टू एजुकेशन ही आप अगर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो देश की आप सुरक्षा क्या करेंगे? आंतरिक सुरक्षा नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अभी कल खबर आई कि चाइना ने फिर से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अरुणाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट्स फिर से तेज कर दिए हैं, गांव बसाने तेज कर दिए हैं। तो आप एक्सटर्नल कैसे लड़ेंगे जब इंटरनल कलह आपकी इतनी है कि आपकी देश की जनता भूखों मरी जा रही है, किसान अपनी एमएसपी के लिए लड़ रहा है, मजदूर को पिछले 2 सालों में, संदीप पांडे जी ज्यादा बता पाएंगे, मनरेगा में कुल एवरेज काम, मनरेगा में जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं 40 से 44 दिन का काम मैक्सिमम मिल पाया है, और कई जगह तो 30 दिन का काम भी नहीं मिला है, जबकि उनका राइट टू डिमांड फॉर वर्क है जो 100 दिन मिनिमम मिलना ही मिलना चाहिए, और उनको काम नहीं मिल रहा है। अगर 40 दिन के काम में उसको 225 रुपए या 230 रुपए दिहाड़ी, उसमें कमीशन भी कटेगी, तो वो खाएगा क्या और कमाएगा क्या? तो यही सब चीजें हैं कि सरकार ने कहा था कि मनरेगा को वो खत्म कर देगी और इन सबको फैक्ट्री वर्कर्स बना के लाएगी, पर फैक्ट्रीज तो लगी नहीं, इन्वेस्टमेंट आई नहीं। उल्टा जो कार मैन्युफैक्चरर्स थे, बड़े बड़े और बड़ी बड़े इंटरनेशनल कंपनियां हिंदुस्तान में आई थी, वो वापस जाने की तैयारी कर रही है। फोर्ड बंद हो गया, जनरल मोटर्स बंद हो गया, हुंडई कह रही है बंद करने जा रही है, टेस्ला कहती है हम इंडोनेशिया में प्लांट लगाएंगे क्योंकि आपके यहाँ डिमांड नहीं है। तो जब जब ग्रोथ ही नहीं है, जब नौकरी नहीं है, जब आगे प्रोजेक्शन ही नहीं है, इनकम ही नहीं होगी कंज्यूमर के पास, तो वो खरीदेगा क्या और खाएगा क्या? तो आई थिंक हम लोग एक ऐसे चौराहे पे खड़े हैं कि आप श्रीलंका से अपने आप को कंपेयर कर लीजिए। वहां फूड इन्फ्लेशन अगर मान लीजिए 180% हो, तो हमारे यहाँ भी 130% है। हम बहुत पीछे नहीं है श्रीलंका से। उनकी इकोनॉमी तो इसलिए बैठ गई कि उन्होंने इंपोर्ट ही नहीं किया। जैसे मैंने आपको बताया, फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट 354 लाख मेट्रिक टन की है, हमारा स्टॉक सिर्फ 125 लाख मेट्रिक टन का है। आज हम आके मूंद के बैठ जाएं कि एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज वेल, कुछ प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, तो ये 250 लाख मेट्रिक टन अगर खाद उपलब्ध नहीं कराएंगे तो अगले साल भुखमरी शुरू हो जाएगी हिंदुस्तान में भी। वी आर जस्ट 6 months अवे फ्रॉम अ क्राइसिस। वी आर जस्ट 6 months अवे फ्रॉम अ क्राइसिस। हमारे पास बहुत ज्यादा फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है चाइना की तरह। जैसे कि आनंद वर्धन जी ने पूछा था अभी कि चाइना का क्या हाल है, तो चाइना के पास तो 2-2.5 साल के एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी सब कुछ है। हमारे पास तो मात्र 6 महीने में इस देश की अर्थव्यवस्था को पंगु होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जी, ये मेरा। मैं आतमजीत सिंह साहब से लास्ट स्टेटमेंट, क्योंकि उन्होंने ने शुरू किया था, लेकिन उससे पहले मैं इंदर सिंह साहब, एक हमारे बहुत इन्फॉर्म्ड दर्शक लग रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना ईमेल अगर हम लोगों को भेज दीजिए तो हम आपको आगे के किसी डिस्कशन में आपको भी इन्वॉल्व करना चाहेंगे, क्योंकि वो कंसर्न भी है, इन्फॉर्म्ड भी है। और इंदर सिंह साहब, हाँ आतमजीत सिंह साहब, आप कंक्लूड करके खत्म करेंगे डिस्कशन। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आत्मनिर्भरता के साथ आत्मसम्मान भी बहुत जरूरी होता है। जिसको आप फ्री राशन दे रहे हैं वो अपने ग्लानि से आपसे राशन ले रहा है, वो कोई आत्मसम्मान से नहीं ले रहा है। इस देश का दायित्व बनता है, इस देश के शासकों का दायित्व बनता है कि आप लोगों में आत्मसम्मान की भावना भी दें, उनको काम दें, उनको रोजगार दें, उनके बच्चों को पढ़ाई दें, ताकि वो अपना फ्यूचर बना सकें और अपने आगे बच्चों को पाल सकें। ये फ्री में राशन देना किसी को शोभा नहीं देता, ना लेने वाले को ना देने वाले को। तो ये तो चलिए एक महामारी आई, काल आया, पर इस महामारी काल में जिस तरीके का 1.25 लाख करोड़ का बजट बनाया था सरकार ने, भाई आपको याद होगा मई 2020 में रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती थी, फाइनेंस मिनिस्टर और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर और पूरी उनकी सेक्रेटरीट बैठ के आपको बताती थी आज हम ये कर रहे हैं, आज हम ये कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट 19,000 से सीधा 35,000 चली गई उनके वादों को लेकर, पर वो वादे पूरे नहीं हुए, वो कोई भी चीज ऑन ग्राउंड नहीं आई। 1.25 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहाँ होने वाला था? प्राइवेट मंडियों के डेवलपमेंट, तो ताकि जो है एपीएमसी की मंडियां ही खत्म हो जाए। अच्छा, बजाय आपने 23 फसलों में एमएसपी देने के, आपने कह दिया प्राइवेट मंडीज डिसाइड करेंगे कि क्या प्राइस फसल का मिलेगा। आप पहले उसको बोइए और उसके बाद दाम आने तक वेट करिए। शुगर केन प्राइस में आपको पता है कि शुगर केन का प्राइस जो है फैक्ट्री से, क्योंकि एफआरपी एसएपी रिलेटेड है, सरकार तय करती है, मिल मालिक पैसे नहीं देते हैं, उनके कान खींचने पड़ते हैं, सब पैसा मिलता है। 1.5 2 साल पेमेंट ड्यू रहती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में और ये जो बीच के अपने सेंट्रल यूनिट्स हैं जहाँ पे शुगर बेल्ट है, वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो कोई भी फ्री में राशन आपसे लेके खुश नहीं है। आप रोजगार दीजिए, आप देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करिए, आप प्रोडक्शन को एक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में लेके आइए, ताकि लोग जो है सम्मानजनक स्थिति में रह सकें। और देश का जब लोगों का आत्मसम्मान होगा, आत्मनिर्भर तभी बनेंगे वो। अगर आत्मसम्मान ही नहीं होगा तो आत्मनिर्भर कहां से बनेंगे? तो देश कैसे सशक्त बनेगा, देश कैसे हेल्दी बनेगा? तो देश को हेल्दी बनाने के लिए, देश की संविधान को और देश के लोगों को एक उच्च स्तर पे रखने के लिए आपको ये सब काम तो करने ही पड़ेंगे, मेरा ये कहना है।